हाँ बच्चों, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरों के बारे में। तो आप लोग चलिए देखते रहते। अभी हम लोग अब यहाँ से 20 प्रश्न से हम लोग यहाँ 25 प्रश्न लिख दिए हैं। तो थोड़ा सा हमारे प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो गई है, लेकिन हम आपको समझाते रहेंगे। आप लोग ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए विकल्पों को। यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा छोटा-छोटा है क्योंकि बोर्ड छोटा हो। जैसे थोड़ा छोटा हो, ऐसा बड़ा बोर्ड होता तो बड़ा लिखते, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आप देखते रहिए, दिख रहा होगा बोर्ड में आपके लिए। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? आर्थिक महामंदी देखिए, सबसे ज्यादा प्रभावित देश जो था अमेरिका था आर्थिक महामंदी में, क्योंकि किसानों के पास जब अत्यधिक मात्रा में फसलें जैसे अनाज हो गए, ज्वार बाजरा जौ टमाटर आलू मटर सब्जियां, उनके बाजार जब भरे पड़े हो गए क्योंकि पैदावार खूब हुई और खरीदार कम होने लगे, बाजारों में जो है कि बहुत सारे सामान पट गए और खरीदारों की संख्या घटने लगी क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं था ज्यादा। तो इस प्रकार से वहां पर आर्थिक महामंदी आया और इस आर्थिक महामंदी का प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। पूरे विश्व पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। सबसे ज्यादा प्रभावित देश जो था अमेरिका था। और यह आर्थिक महामंदी जो है 1929 में प्रारंभ हुआ। इसका यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सबसे ज्यादा अमेरिका इससे प्रभावित देश था। तो आइए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में, देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया है पहले ही 1995 में किया गया था। क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में पहले जो था एक व्यापार का नियम कायदा थोड़ा कठोर था, लेकिन विश्व के प्रमुख बड़े बड़े देशों के विकासशील देशों के जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ बड़े बड़े नेता या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सब वहां पर इकट्ठे होते हैं और वहां पर वाद विचार के द्वारा व्यापारिक नीतियों में थोड़ा सा समझौता करते हैं, आपस में एक दूसरे देश के साथ में पैक्ट करते हैं और उनका आयात निर्यात एक दूसरे देशों के साथ बढ़ता है और वो लोग अपने एक दूसरे देश से व्यापार करते हैं और अधिक से अधिक लाभ या मुनाफा कमाते हैं। तो आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जिसे कहते हैं, आई ह्यूमन राइट्स IHMR, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे दिवस डे कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर 1945 को ये जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संयुक्त राष्ट्र का एक उपक्रम है। यह विश्व के किसी भी देश में किसी भी व्यक्ति के साथ ज्यादती या अन्यायपूर्ण या किसी संगठन के समूह समुदाय या जाति के ऊपर होता है तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल संस्था जो है इस पर निगरानी करती है, मॉनिटरिंग करती है और उस देश के सरकार से उनकी सुरक्षा व्यवस्था की कराती है। आइए अगले प्रश्न पर आइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कहाँ पर की गई थी? यहाँ पर लिखा हुआ है UNO, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड नेशंस अमेरिका में, UNO में। तो देखिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये संयुक्त राष्ट्र का एक उपक्रम है। संयुक्त राष्ट्र संघ का बहुत बड़ा संगठन है, पूरे विश्व पर यह अपना निगरानी मॉनिटरिंग करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उपक्रम 1945 में देखो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका पूरे विश्व पर अपना दबदबा कायम रखना चाहता है और पहले से भी था, प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के इसका दबदबा पूरे विश्व पर था और आज भी कायम है। तो इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को अपने हाथ में रखा है। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ पर हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी और विश्व व्यापार संगठन भी एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उपक्रम है और इसके द्वारा जो है विश्व के बहुत सारे देश आपस में जुड़े हुए हैं और एक देश का व्यापार दूसरे देश के साथ होता है। इनके यहाँ जो टैरिफ संधियां हैं, मतलब कि टैक्स से संबंधित, हमारे देश में आपका माल आएगा तो कितने % का हम टैक्स लेंगे, कितना टैरिफ लगाएंगे, इससे रिलेटेड है, जिससे सभी देशों के जनप्रतिनिधि आपस में समझौता करके इस पर सहमति बना के कम से कम टैक्स में एक दूसरे देश का सामान अपने देश में आयात और निर्यात करते हैं और अपने देश में मुनाफा कमाते हैं और समृद्धि लाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना UNO जिसे कहते हैं, UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। यूएनओ चूंकि ये संयुक्त राष्ट्र एक विश्व का बहुत बड़ा संगठन है, 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसमें बहुत सारे उपक्रम की जब
द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से प्रारंभ होकर के 1945 तक चला था, जिसमें 6 अप्रैल 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अप्रैल 1945 को नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा 2 परमाणु बम गिराए गए थे, जिसका परिणाम बहुत भयावह और विनाशकारी रहा, जिसमें जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पूरा तबाह हो गए, एकदम वीरान में तब्दील हो गए। वहाँ पर बहुत बड़े खड्डे या झील बन गई, इतना परमाणु बम शक्तिशाली था। तो इसको देखते हुए, इस परमाणु बम की भयावहता को देखते हुए अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ नामक एक संस्था का निर्माण किया गया, जिसके बहुत सारे उपक्रम है या बहुत सारे विभिन्न अंग हैं, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र संघ में इस परमाणु बम या और जैविक या रासायनिक हथियारों के द्वारा युद्ध लड़ने को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी, जिसका आज भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे देश आपस में भी लड़ाइयाँ करते हैं। कभी अमेरिका इराक के साथ, भी ईरान का इजराइल के साथ, कभी कुछ तमाम देश आपस में, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, या कहीं न कहीं कुछ न कुछ थोड़ा मोड़ा होता रहता है झड़पबाजी। लेकिन नॉर्मल तो बम गोले चल जाएंगे, लेकिन परमाणु बम तब से लेकर आज तक कभी कहीं नहीं हुआ है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का ही एक डर मान लीजिए या भय मान लीजिए, या उसका एक संगठन का दबदबा मान लीजिए, जिसके कारण परमाणु बम नहीं चलाया गया दोबारा फिर से किसी भी देश के ऊपर। युद्ध होते रहते हैं, लेकिन परमाणु बम की भयावहता को देखते हुए इसका दोबारा प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि परमाणु बम सभी देशों के पास लगभग, जो विकसित हैं उनके पास बहुत हैं, और जो विकासशील हैं उनके पास भी हैं। अपने पाकिस्तान के भी पास है, भारत के पास है, चाइना के पास है, अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस, जापान के पास नहीं होगा, क्योंकि उसने परमाणु बम की विभीषिका को झेल चुका है, इसलिए उसके पास नहीं हो सकता। तो आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं हम। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का कब व कहाँ हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था, और ये भी एक व्यापारिक समझौते के तहत ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है 1944 में अमेरिका में हुआ था। ब्रेटन वुड्स एक स्थान है जहाँ पर यह सम्मेलन हुआ, और ये भी व्यापारिक नीतियों को आसान और एक दूसरे देश के साथ व्यापारिक समझौता अच्छी तरह से व्यापार हो सके, इसलिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कराया गया था उसका। आइए अगले प्रश्नों को देखते हैं। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई थी? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी, क्योंकि हमारे यहाँ पहले मशीनीकरण बहुत नहीं था। तो सबसे पहले नए नए आविष्कारों का यंत्र, कपड़ा बनाने की मशीन, स्पिनिंग जेनी, फ्लाइंग शटल, और भी बहुत सारे उपकरण थे, वाटर फ्रेम, जिनको हरग्रीव जी ने वाटर फ्रेम वगैरह का निर्माण कराया, जिससे हमें कपड़ा बुनाया। क्योंकि देखिए पहले का प्राचीन काल में मानव भी ज़्यादा कपड़े नहीं होते थे, लोगों के पास एक दो सेट होते थे, बाकी आदमी धोती पहन के या एक वैसे गमछा वोछा सा लपेट करके रहता था, ज़्यादा कपड़े नहीं थे। लेकिन अमेरिका में जब औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई तो सबसे पहले वहां पर वस्त्रों का निर्माण कराया गया। वस्त्र जो है हमारे देश में अंग्रेज लोग का जब शासन था, तो यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, यहाँ से कपास की खेती करा के कच्चा रेशम भारत से पैदा करा करके ले जाते थे, और यहाँ से कपड़ा रंगने के लिए भी भारत में नील की खेती करवाते थे वो लोग। भारत की नील वहाँ जाती थी और उसको कपड़ों को रंगाई के उपयोग में लाया जाता था। तो यहाँ से कच्चा माल, रेशम है, कपास, कॉटन जिसे कहा जाता है, यहाँ से जाते थे, फिर सूत बनता था, सूत से जो है कपड़े बनाए जाते थे, वहाँ से कपड़े बन करके इंग्लैंड से फिर भारत में आते थे, और यहाँ के लोगों को थोड़ा सा रियायती रेटों पर दिया जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो हथकरघा था अपने यहाँ हैंडलूम, उसका कपड़ा काफी महंगा पड़ता था। लोग गरीब थे, जनता उतनी संपन्न धनाढ़ नहीं थी, उस समय बहुत गरीबी थी, भुखमरी थी, अकाल पड़ते थे, बहुत सारा पानी के साधन, सिंचाई के साधन नहीं थे, भगवान भरोसे वर्षा के सहारे कृषि होती थी, बहुत सारी विडंबनाएं थी उस समय। लेकिन चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आता है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अब देखिए यहाँ पर हम टिक लगा देते हैं अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद जो है गुजरात का एक बड़ा शहर है। प्राचीन काल में हमारे देश में जो है कपड़े का व्यापार अंग्रेज लोग ही करते थे पहले, लेकिन यहाँ पर अंग्रेज लोग समुद्र के किनारे अहमदाबाद में सूती मिलों का मतलब निर्माण कराया। यहाँ पर बहुत सारी मिलें लगवाई गई और यहाँ पर बहुत सारे कपड़े बनाए गए। तो मैनचेस्टर वह स्थान होता है जहाँ पर अधिक मात्रा में कपड़ों का व्यापार या कपड़ों की बुनाई या कपड़े की फैक्ट्रियाँ होती हैं, जहाँ पर कपड़े बनाए जाते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बंगाल में पहली जूट मिल कब खुली? तो बंगाल में पहली
जूट मिल जो है 1855 में सिरसा नामक स्थान पर खुली और यहाँ के 2 बड़े-बड़े महाजनों ने अपने तरफ से इंग्लैंड से सामान मशीनरी मंगा करके यहाँ पर उनकी स्थापना कराई। जूट मिल खुली, फिर बंगाल में धीरे-धीरे सूती मिल भी खुलने लगी। फिर अंग्रेज़ों ने भी यहाँ पर मिलें स्थापित कराना शुरू कर दिया और जो है भारत में जूट का व्यापार आसानी से और स्थान पर होने लगा। तो आप देखते रहिए भई हमारे इतने एमसीक्यू के 25 प्रश्न हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूछे जाएँगे, प्री बोर्ड में भी और बोर्ड परीक्षा तक में पूछे जाएँगे। फिर हम आपको अगली बार लघु उत्तरी के और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों का और भारत के मानचित्र और 5 नंबर के जो है हमारे राजनीतिक मानचित्र और 5 नंबर के भूगोल या भौगोलिक मानचित्र को हम आपको बोर्ड में बना करके दिखाएँगे, कौन से स्थान कहाँ पर भरे जाते हैं। तो हमारे चैनल में आप बने रहिए। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार। देखते रहिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, राधे-राधे। बने रहिए चैनल में, देखते रहिए। हाँ स्टूडेंट, आइए देखते हैं फिर से थोड़े से और प्रश्न उत्तर बचे हुए जो महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। तो आप लोग बोर्ड को एक बार देख लीजिए थोड़ा-सा, क्योंकि इस पे अभी थोड़ा-सा स्याही कम चली है, थोड़ा इसमें इंक कम हो गया है, डाल देंगे बाद में। तो आप लोग देखिए, अभी ऊपर से मैंने फिर से कर दिया है कि ये जो हमारा पार्ट है, जो लास्ट का 5वां पार्ट है, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह छापे खाने वाला। तो देखिए यहाँ पे लिखा है मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर एक यूरोप के बहुत बड़े धर्म सुधारक थे। यूरोप में उस समय जो चर्चों में बहुत सारी अनियमितताएं व्याप्त थी, बहुत सारे अनैतिक काम होते थे, उनको तमाम प्रकार के अनर्गल धार्मिक पोंगा पाखंड फैलाए रखे थे। उन लोगों के तमाम अनैतिक आचरण के कारण मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट धर्म का समर्थन किया है। वहाँ पर उस समय कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक जो थे पुरानी परपाटी पर चलने वाले, पुरानी रूढ़िवादी विचारधाराओं को मानने वाले थे, लेकिन जो थे ये हमारे मार्टिन लूथर जी, इन्होंने एक नया धर्म सुधार आंदोलन चलाया जिसे कहते हैं प्रोटेस्टेंट। इन्होंने प्रोटेस्टेंट धर्म चलाया और जिसका समर्थन जो है वहाँ के तत्कालीन समाज के बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने किया। इस प्रकार से वहाँ पर जो उनके पुरातनवादी धर्म थे, रूढ़िवादी जो थे, उसको हटा करके इन्होंने एक नए वैज्ञानिक धर्म का प्रचार प्रसार शुरू किया। आइए अगले अगले प्रश्न पे आते देखते हैं। देखिए, केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा और केसरी 2 पत्रों का संपादन किया था। मराठा और केसरी का इन्होंने किया था और इसमें उन्होंने गणपति उत्सव, तभी से महाराष्ट्र में, मुंबई में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा। तो भारत के हर उत्तर भारतीय क्षेत्रों में अब बहुत जोर शोर से गणपति उत्सव चल रहा है। तो ये जो था हमारे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही मराठा और केसरी पत्रों का संपादन किया गया था और इसी के तहत उन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव प्रारंभ किया था। अगले प्रश्न पे आइए। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भारत में कहाँ स्थापित हुआ था? प्रश्न है। तो सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भारत में जो है गोवा में स्थापित किया गया था, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि गोवा में सबसे पहले पुर्तगाली आकर के वहीं पर बसे थे। फिलहाल पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो है सबसे पहले केरल के मालाबार तट पर वहां पर उतरा था और वहां का राजा जमोरिन जो था उसका बहुत स्वागत सत्कार किया था पहली बार जब उसने भारत आया था 1498 में। वास्को डी गामा जो है 1498 में जब भारत आया तो अपने साथ मसाले यहाँ से खरीद करके ले गया और हॉलैंड में बहुत सारा मुनाफा कमाया अपने देश में जो है व्यापार करके। फिर उन्होंने एक नए मार्ग का, जल मार्ग की खोज कर ली थी। वहां से फिर यूरोपीय व्यापारी भारत आने लगे और सबसे पहले उन लोगों ने मसालों के व्यापार पर ही जोर दिया, क्योंकि गरम मसाला वो लोग बहुत खाते थे, वो ठंडे प्रदेश के रहने वाले थे, इसलिए भोजन में उनका मुख्य पदार्थ जो था मसाला, गरम मसाले थे। तो गरम मसालों से उनका व्यापार चालू हुआ। ऐसे प्रश्न भी बनता है कि भारत की खोज किसने किया? तो भारत की खोज का, भारत कहीं आसमान में या पाताल में था नहीं, भारत अपने स्थान पे ही था, बशर्ते कि ये पहले यूरोपीय देशों को, यूनान, मिस्र से लेकर के चाइना, काबुल, कंधार, ईरान, बहुत सारे देशों को हमारे यहाँ स्थल मार्ग से होता था। स्थल मार्ग में व्यापार करने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो यूरोपियों ने सबसे पहले जल मार्ग का रास्ता ढूंढने की कोशिश की।
सबसे पहले जलमार्ग ढूंढने के लिए कोलंबस निकला था, जो 1492 में घूमते 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 अमेरिका पहुंच गया। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। उसके बाद फिर 1498 में वास्को डी गामा आया, घूमते 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 अरब सागर के किनारे बसे केरल के तट पर, कालीकट के तट पर पहुंचा केरल। केरल पर निकलने के बाद इसने वहां पर राजा जमहूरी ने को स्वागत सत्कार किया और वह फिर आने जाने लगा, तो यहाँ से यूरोपियों के लिए भारत का रास्ता खोज किया। आइए दूसरी पुस्तक पे देखिए। सबसे गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? गुलामगिरी पुस्तक महात्मा ज्योतिराव फूले, ये महाराष्ट्र के पुणे के एक बहुत समाज सुधारक, बहुत बड़े समाज सुधारक थे, पढ़े लिखे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। इन्होंने गुलामगिरी पुस्तक लिखी और इनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले ने बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारे विद्यालय खोले। महिला शिक्षा, बालिका शिक्षा पर इन्होंने जोर दिया और इन्होंने जो है बाल विवाह को रुकवाया और इन्होंने समाज में व्याप्त बहुत सारी कुरीतियों को दूर किया। और इन्होंने महाराष्ट्र के पुणे में सबसे पहले फातिमा शेख के साथ मिलकर के विद्यालय भी खोले, जो बालिकाओं के लिए थे। और इनका वहाँ पर बहुत विरोध भी होता था, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय से और महात्मा ज्योतिबा फूले के सहयोग से अंग्रेजों के साथ मिलजुल करके बालिका शिक्षा पर जोर दिया और वहाँ पर समाज में नई चेतना लाई। इसलिए आज हम ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई फूले को पूछते आते हैं। आइए देखिए, छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कारक कौन था? यह प्रश्नोत्तर है कि प्रिंटिंग प्रेस, ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है। ये सामाजिक विज्ञान हमारे जो है आगे चल करके जनरल नॉलेज के रूप में बदल जाता है। तो सामाजिक विज्ञान को आप अच्छे से पढ़िए और यहाँ अगर आप पढ़े रहेंगे तो किसी को बढ़िया से बता भी सकते हैं और उसका जवाब तुरंत दे सकते हैं। परीक्षाओं में, चाहे प्रतियोगी परीक्षा, कोई कंपटीशन हो या कुछ भी हो, उसमें आप बहुत बढ़िया से इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो सामाजिक विज्ञान भी आपके विषय का एक महत्वपूर्ण है, जो जनरल जी के टाइप के प्रश्नों को बाद में परिवर्तित हो जाता है और हमें जनरल नॉलेज के रूप में मिलता है। तो छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार था जॉन गुटेनबर्ग था, जो हमारे पांचवें पाठ में आता, मुद्रण संस्कृति एवं आधुनिक दुनिया। जो हमारा मुद्रण संस्कृति का समय था, वो पूरे देश से लेकर के भारत या विश्व के सभी देशों में सबसे पहले जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। उसके बाद प्रेस धीरे धीरे विश्व में हर स्थानों पर खुलने लगे और इससे पुस्तकों की छपाई, पत्र पत्रिकाओं, अखबारों, समाचार पत्रों का छापना बहुत आसान हो गया, जिससे जनमानस तक ज्ञान, विज्ञान या अन्य सामान्य जानकारी उनके पहुंच हो सके और लोग उसका लाभ उठा सकें। अगला ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है भारत में 1878 में लागू हुआ था और जॉन लिट्टन, इसको कहा जाता है, ये भारत का गवर्नर जनरल था। इससे प्रेसों का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। जॉन लिट्टन ने जो है गवर्नर जनरल था ये भारत का, और इसने प्रेसों को मुक्ति दिलाई, आज़ादी दिलाई। क्योंकि उस समय जैसे आज सेंसर बोर्ड है, आप कहीं भी जाएंगे, पिक्चर में देखिए वहाँ सेंसर बोर्ड लगा होता है, यूट्यूब पे भी कॉपीराइट के खतरे होते हैं, तो प्रेस पे आप गलत अनर्गल बयानबाजी नहीं कर सकते। उस समय क्रांतिकारी विचारों से ओतप्रोत भारतीय जो हमारे नौजवान युवा क्रांतिकारी थे, उनके विचारों को पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से छापा जाता था। तो उनमें ये जो था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत वो छाप नहीं सकते थे। उसमें अगर आपको कुछ बोलना है तो अंग्रेजों के पक्ष में ही बोलना होगा, उनके खिलाफ कोई पत्र पत्रिका अखबार का संपादन नहीं हो सकता। इसलिए उस पर कड़ा प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगले देखें, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध में दो गुट थे, एक था मित्र देश, एक थे ध्रुवी देश। सबसे पहले हम करेंगे मित्र देशों के बारे में। तो मित्र देशों के में हमारे सबसे पहले थे रूस था, फ्रांस था, अमेरिका थे, ब्रिटेन थे, ये थे। इनके साथ में और छोटे छोटे कई राज्य थे जो मित्र देशों में थे। और ध्रुवी राष्ट्रों में सबसे प्रमुख बड़ा जो था देश, राष्ट्र था, वो था जर्मनी था। इसके साथ में इटली भी थे और जापान भी था और छोटे छोटे और कई राज्य थे, जिनके साथ में सन 1914 से प्रारंभ होकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता रहा, जिसका परिणाम बहुत भयानक हुआ कि बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे जन धन की भी हानि हुई। तो ये रहा प्रथम विश्व युद्ध। दूसरा है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? द्वितीय विश्व युद्ध जो है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी
बुरी तरह पराजित हुआ। यह अपने अपमान को घूंट को नहीं पी सका, नहीं सहन कर पाया। इसके बाद 1939 में इसने पुनः द्वितीय विश्व प्रारंभ कर दिया। 1939 में हिटलर जर्मनी का शासक या चांसलर बनता है। तो ये जर्मनी के अपमान का बदला लेने के लिए जो था हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक लगातार अनवरत चलता रहा, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे धन संपत्ति खेत मकान बर्बाद हो गए। सबसे बड़ा भयावह और विनाशकारी घटना घटी 6 अप्रैल 1945 को, जब अमेरिका ने अपने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम वर्षक विमान से ले जा करके हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराता है। हिरोशिमा एकदम पूरा बर्बाद और तबाह हो जाता है। दूसरा परमाणु बम 9 अप्रैल 1945 को नागासाकी में गिराया गया। नागासाकी में गिरते ही पूरा बम वहां तक पूरा भस्म हो गया, पूरा शहर एकदम लाशों के खंडहर में। लाश तो मिली नहीं, क्योंकि परमाणु बम इतना शक्तिशाली होता है, यूरेनियम का विखंडन, इस वहां पे ये समझ लीजिए जैसे पूरा भस्म हो जाए, आग लगे और कुछ भी ना दिखे, एकदम पूरा घर मकान एकदम टूट गए, ध्वंस हो गए। दूर दूर तक के मकानों के खड़पच्चे उड़ गए, शीशे बालकनी मतलब जितने भी थे सब टूट फूट गए। अब इसका परिणाम आज तक वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। हिरोशिमा और नागासाकी में अब भी वहाँ पर उसका रेडिएशन पाया जाता है। तो ये हो गया हमारा द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम। ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी हम आप लोग के लिए लघु और दीर्घ प्रश्नों की श्रृंखला बनाएंगे, उसमें मानचित्रण मैपिंग का भी काम करेंगे। तो मैप भी आप लोग सीख लेंगे, तो आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में, प्री बोर्ड परीक्षा में और वार्षिक परीक्षा में सब आएगा, क्योंकि किताब एक ही है, एक ही से प्रश्न बनेंगे और बार बार उसी से पूछे जाते रहते हैं। और कुछ बहुत सारे प्रश्न ऐसे महत्वपूर्ण होते हैं कि जो वो बार बार ही रिपीटेड होते रहते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला हम कम से कम 30, 35, 40 प्रश्न MCQ बताए हैं। इसमें से आप मान के चलिए कि MCQ के जो 20 प्रश्न आपको प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसमें आपको अवश्य मिलेंगे। तो आप इस हमारे वीडियो को अवश्य देखिए और इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। कोई गड़बड़ी हो जहाँ कुछ आपको न समझ में आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसमें आप लोग जुड़िए। धन्यवाद। राधे राधे, नमस्कार।